गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कल हमने आर्टिकल 265 के बारे में बात की थी कि नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड अनलेस अथॉरिटी गिवन बाय लॉ, एंड आफ्टर दैट वी कवर्ड आर्टिकल 246 जिसमें कहा गया कि पावर टू इनेक्ट लॉ एंड लेवी ऑफ टैक्सेस बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट इन अ मैनर एज प्रोवाइडेड अंडर शेड्यूल 7। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट इंडिया में कोई भी कानून बनाए या उस कानून के तहत टैक्स लगाएं, ये पावर उनको उस तरीके से मिलेगी जैसा कि शेड्यूल 7 कहता है। शेड्यूल 7 का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा कि शेड्यूल 7 को 3 लिस्ट में डिवाइड किया गया है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट इट्स कॉल्ड लिस्ट 1 जहाँ पे एक्सक्लूसिव पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को होती है, स्टेट लिस्ट जहां पे एक्सक्लूसिव पावर स्टेट गवर्नमेंट को होती है, एंड कॉन्करेंट लिस्ट बोथ सेंट्रल एंड स्टेट, बट कॉन्करेंट लिस्ट में टैक्सेशन लॉज नहीं आते हैं। हमने कल ये भी बात की कि जो कस्टम लॉ है वो यूनियन लिस्ट का पार्ट है और एंट्री नंबर 83, यूनियन लिस्ट की एंट्री नंबर 83 सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्सक्लूसिव पावर देती है इस बारे में कस्टम लॉ से रिलेटेड कानून बनाने और उसके तहत टैक्स लगाने। चलिए, अब जब भी हम टैक्स की बात करते हैं, कल हमने टैक्स का मतलब भी समझा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैक्स, और मैंने आपको बोला कि टैक्स इज अ कंपल्सरी एक्सटॉर्शन ऑफ मनी एनफोर्स्ड बाय लॉ या अंडर एनी लॉ। अभी क्योंकि आप डीटी क्लास स्टार्ट कर चुके हैं, सो यू मस्ट हैव हर्ड ओवर देयर आर 2 काइंड ऑफ टैक्सेस, वन इज direct taxes and second one is indirect tax। यानी इंडिया में टैक्सेशन को रेगुलेट करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, राइट। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो इंडिया में टैक्सेशन लॉ को रेगुलेट करता है, एंड प्रेजेंटली हु इज द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस? मिस निर्मला सीतारमन, शी इज हेडिंग द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में होता है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंडिया में 2 तरीके के टैक्सेस को इंपोज करता है, दैट इज डायरेक्ट टैक्स एज वेल एज इनडायरेक्ट टैक्स। क्या कैसे डिफाइन करेंगे? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्ट टैक्स? लोगों पे डायरेक्टली इंपोज होता है, एन ओके। यस, हाँ, क्या देयर इज नो थर्ड पार्टी, ओके। हाँ, जिसका बर्डन शिफ्ट नहीं होता, सेम पर्सन पे रहता है, ठीक है। तो एग्जैक्टली थर्ड पार्टी जैसा तो कुछ कंसेप्ट होता नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने जिसके ऊपर टैक्स पे करने की लाइबिलिटी दी है उसी को गवर्नमेंट को जाकर टैक्स पे करना पड़ता है। जब हम डायरेक्ट टैक्सेस की बात करते हैं तो डायरेक्ट टैक्सेस आर सच काइंड ऑफ टैक्सेस वेयर इंसिडेंस एंड बर्डन on the same person, right? जिसके ऊपर टैक्स लेवी किया गया, बर्डन उसी के ऊपर है, यानी उसी को जाके गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है। दिस इज अ डायरेक्ट टैक्स जहां पर टैक्स का बर्डन शिफ्ट नहीं होता है, राइट। से फॉर एग्जाम्पल, जैसे मतलब मान लीजिए कि अगर बबलू हमारी मूवी के हीरो हैं, ठीक है, हम हर एग्जाम्पल बबलू पे ही लेंगे। तो मान लीजिए अभी बबलू ने ज्यादा समोसे खाए तो पेट किसका दुखेगा? बबलू का, ठीक है। ज्यादा हाजमोला किसको खानी पड़ेगी? बबलू को। तो दिस इज काइंड ऑफ अ डायरेक्ट टैक्सेस। जिसने ज्यादा कमाया, इनकम टैक्स का बर्डन उसी के सर पे आया, ठीक। दिस इज अ डायरेक्ट टैक्स, बर्डन शिफ्ट नहीं किया जा सकता, जिसपे लेवी हुआ है उसी को गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। बेस्ट एग्जांपल
इनकम टैक्स। लेकिन जब हम इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करते हैं तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में इंसिडेंस ऑफ टैक्स ऑन वन पर्सन बट burden can be shifted to another person. इंसिडेंस एक व्यक्ति पे, गवर्नमेंट टैक्स लेवी किसी एक पर करती है, लेकिन बर्डन किसी दूसरे पे चला जाता है, किसी दूसरी पार्टी पे चला जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक रेस्टोरेंट है चटका मटका, बड़ा फेमस रेस्टोरेंट है और चटका मटका के छोले भटूरे बड़े फेमस हैं और इनके कस्टमर हैं बबलू। अभी जीएसटी लॉ ये कहता है कि रेस्टोरेंट जो हैं वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। हमें लगता है कि गुड्स भी दिया, लेकिन जीएसटी लॉ ये कहता है कि जो रेस्टोरेंट्स हैं वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो चटका मटका ने बबलू को क्या दिया? सर्विस, ठीक है। और इसके बदले में बबलू चटका मटका को क्या पे करेंगे? बिल कंसीडरेशन। फॉर एग्जाम्पल बिल बना 100 रुपए छोले भटूरे की प्लेट और 5 रुपए जीएसटी। कितने का बिल बना? 105। 100 रुपए वैल्यू और 5 रुपए जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बबलू की पॉकेट से कितना पैसा निकला? 105 रुपए। चटका मटका की पॉकेट में कितना पैसा गया? 100 रुपए। और चटका मटका ने ये 5 रुपए जाके किसको दे दिए? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की नजरों में हु इज पेइंग टैक्स? चटका मटका रेस्टोरेंट। बट अल्टीमेटली दुखी कौन हो रहा है? बबलू। बलि का बकरा कौन? बबलू, बेचारा कस्टमर। ठीक, तो हम कहेंगे इनडायरेक्ट टैक्सेशन का इंसिडेंस किस पे आया? चटका मटका पे। लेविबिलिटी किस पे आई? चटका मटका पे, रेस्टोरेंट पे। बट बर्डन किसके ऊपर आया? बबलू पे। मीन्स इंसिडेंस एक व्यक्ति पे और बर्डन दूसरे व्यक्ति पे। तो ये थर्ड पार्टी यहां पे कोई नहीं है, ठीक है। इसे थर्ड पार्टी वर्ड से कभी डिनोट नहीं करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने टैक्सेबल पर्सन, टैक्स पे करने की जिम्मेदारी ही किसके ऊपर दी है? रेस्टोरेंट के ऊपर। रेस्टोरेंट या तो कस्टमर से रिकवर करके गवर्नमेंट को टैक्स पे करे, और अगर बबलू से रिकवर नहीं कर पाता है तो अपनी पॉकेट जैसे करना है वैसे करे, लेकिन गवर्नमेंट की नजरों में हु इज पेइंग द टैक्स? रेस्टोरेंट, ठीक है, सर्विस देने वाला। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस क्यों कहते हैं? जीएसटी किसने पे किया? रेस्टोरेंट ने। लेकिन पॉकेट पे बोझ किसके आया? कस्टमर के। ये बिल्कुल ऐसा होता है जैसे चाटा पड़ा गीता को और दर्द हुआ सीता को। जानते हैं सीता गीता कौन है? हाँ, किसने नहीं देखी? ऐसे हेमा मालिनी का नाम सुना है? हाँ, शी इज अ ड्रीम गर्ल। सबकी अपनी अपनी होती है, लेकिन वो कॉमन है, ठीक है। तो हेमा मालिनी की इट्स अ क्लासिक मूवी सीता गीता, बहुत अच्छी मूवी है। आपको मतलब अभी भी देखेंगे तो यू कैन रेलेवेंट इट, बहुत अच्छी मूवी है, देखिएगा मौका मिले तो। वहां पे वो मतलब आप ज्यादा रेलेवेंट कर पाएंगे जुड़वा वाले सलमान खान को, होता है ना, या वरुण धवन। अभी रिसेंटली जुड़वा 2 आई थी। वहां पे क्या होता है, वो बिल्कुल आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, जहां पे एक को घूसा पड़ता है तो दूसरे को दर्द होता है। बस ऐसा ही यहाँ पे चाटा पड़ा सीता को, दर्द हुआ सीता को। गवर्नमेंट की नजरों में गवर्नमेंट टैक्स किससे मांग रही है? रेस्टोरेंट से। लेकिन तकलीफ किसको हो रही है? पब्लिक को, कस्टमर को, कंज्यूमर को। तो जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, गवर्नमेंट जैसे जैसे उन इनडायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ाएगी, अल्टीमेटली बर्डन किस पे आएगा?
हमारे आपके जैसे भोले भाले बिल्कुल डेड ऑनेस्ट है, सारे कानून कायदे फॉलो करते, ठीक। तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स केवल इतना नोट कर लीजिए, यहां पर मीनिंग आपको पता है, दिस, दैट्स इट। इंसिडेंस मीन्स लेवेबिलिटी, इंपोज करना, करण इंसिडेंस मतलब लेवेबिलिटी, इंपोज करना। मैम और यस, जस्ट अ मिनट, और है ना, आप ये वन लाइन डिफरेंस भी लिख लीजिए, आपको पता होगा बट क्योंकि लिख रहे हैं इसीलिए दिस वन लाइन डिफरेंस भी साथ साथ नोट, बर्डन ऑन दी करण, आई एम जस्ट कमिंग टू यू, वेट अ व्हाइल। एंड इंसिडेंस इनडायरेक्ट टैक्सेस में इंसिडेंस ऑफ टैक्स ऑन वन पर्सन बट बर्डन कैन बी शिफ्टेड टू अनदर पर्सन, ठीक है। आप में से मतलब ऐसा कोई जो अभी इंटर हिंदी मीडियम में से देने वाला है, एनीवन? देने वाले नहीं ना, बाकी तो ठीक है, वो तो इंडिया में अंग्रेज खुद को अंग्रेज कहते हैं पर वो एक्चुअली में अंग्रेज होते नहीं है, ठीक है। तो इट्स अ मिक्स लैंग्वेज जो हम यूज करते हैं। स्टिल आपको अगर किसी छोटी स्पेलिंग में भी दिक्कत आए तो प्लीज आस्क, है ना, वो पूछने में कभी पीछे नहीं रहना है। मैम हाँ जी, पूछिए। मैम मतलब ये जो जीएसटी है जो गुड्स कंज्यूम करते हैं उन्हीं पे लगता है? सर्विस कंज्यूम करते हैं उन पे भी लगता है। यहाँ सर्विस पे, कंज्यूम। हाँ, यहाँ पे जीएसटी की भावना के साथ नहीं बहना है, केवल इतना समझना है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस में इंसिडेंस एक पे होता है, बर्डन दूसरे पे शिफ्ट होता है। यहाँ बताने का केवल सेंस यही है कि इंसिडेंस एक व्यक्ति पे, बर्डन दूसरे व्यक्ति, बस केवल इनडायरेक्ट टैक्स को यहाँ पे समझाने का इतना ही सेंस है। दो बातें और लिख लीजिए, ऑब्जेक्टिव टाइप में ये शब्द यूज हो जाते हैं। जो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं दे आर ऑफ प्रोग्रेसिव नेचर। डायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं दे आर ऑफ प्रोग्रेसिव नेचर। प्रोग्रेसिव नेचर का मतलब जैसे जैसे कमाई बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स भी बढ़ेगा, बट जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं वो रिग्रेसिव। यहाँ पे टैक्स और कमाई बढ़ने का कोई डायरेक्ट प्रोपोर्शन, तो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में कई बार फिलअप्स में ट्रू फॉल्स में ये आ जाता है प्रोग्रेसिव रिग्रेसिव नेचर। हाँ, प्रोग्रेसिव डायरेक्ट टैक्स के नीचे आएगा, रिग्रेसिव इनडायरेक्ट टैक्स के नीचे। इनडायरेक्ट। हाँ, ठीक, ओके। अभी तक जो हमने बात की उसमें किसी को कोई कंफ्यूजन, एनी डाउट? मैम रिग्रेसिव मतलब? रिग्रेसिव मतलब मान लीजिए लोग बहुत ज्यादा छोले भटूरे खाने लग गए, ठीक है, तो चटका मटका की कमाई बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी, चटका मटका की कमाई बढ़ेगी।
वो बहुत ज्यादा डिमांड में उसके छोले भटूरे आ गए, वो अपने प्रोडक्ट की रेट बढ़ा सकता है। प्रोडक्ट की रेट बढ़ाएंगे तो उस पर जीएसटी भी बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। लेकिन क्या चटका मटका की कमाई से बबलू की कमाई पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। बबलू तो बेचारा स्टूडेंट है, वो तो अपनी क्लास के बाद छोले भटूरे खा लेता है। पॉकेट मनी बढ़ेगी बबलू की? नहीं बढ़ेगी। लेकिन छोले भटूरे की रेट बढ़ने से बबलू पे आने वाला टैक्स का बर्डन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। तो यहां पर टैक्स पेयर की कमाई बढ़ने से कस्टमर की कमाई बढ़ेगी, इस बात से कोई लेना देना, कोई डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं होता टैक्स और कमाई में। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। अच्छा, एक चीज और, कस्टम लॉ अब हम पढ़ने वाले हैं। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स पढ़े आगे। कस्टम लॉ हम पढ़ने वाले हैं और कस्टम लॉ में लगेगी कस्टम ड्यूटी। कस्टम लॉ में लगेगी कस्टम ड्यूटी। ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टैक्स एंड ड्यूटी? एक शब्द टैक्स, एक शब्द ड्यूटी। जैसे इनडायरेक्ट टैक्सेस की ही हम बात करेंगे, एक शब्द हमने यूज किया गुड्स एंड सर्विस टैक्स, दूसरा शब्द मैंने यूज किया कस्टम ड्यूटी, क्योंकि कस्टम लॉ में जो टैक्स लगने वाला है दैट इज कस्टम ड्यूटी। ठीक है। क्या लगता है आपको, व्हाट कैन बी द डिफरेंस बिटवीन टैक्स एंड ड्यूटी? हो सकता है सही पता हो सकता है सही नहीं पता, डजंट मैटर। जस्ट थोड़ा सा फोकस करें, कंसंट्रेट करें, सोचें कि क्या लगता है आपको, व्हाट मे बी द डिफरेंसेस बिटवीन टैक्स एंड ड्यूटी। मैं बताऊंगी बट खुद सोचेंगे, खुद डिस्कस करेंगे तो थोड़ा सा खुद का एनालिटिकल पावर बढ़ता है। अपन सोचते हैं, सेंटेंसेस को कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो इट्स ऑल टुगेदर अ लर्निंग। तो टैक्स एंड ड्यूटीज में क्या लगता है आपको, क्या फर्क हो सकता है? मैम हाँ जी। मैम टैक्स मतलब कि जो हम कमाते हैं उस पे टैक्स लगता है, और अच्छा ड्यूटी मतलब कि जो हम एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं उस पे लगता है। अच्छा, ओके। Anyone else? Yes. Ma'am, Yes, Agun. duty Agun. is charged on the goods. Yes, Agun. Please come again. Duty is on the goods. Okay. Tax is on the income. Okay. Agun says duty is on goods, tax is on income. Yes. Okay. 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 Yes. Okay. But the duty is a fee which is payable on import and export of goods. To whom? So also to the government. This is also to the There is a government. fee on export. Okay. 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 अच्छा. Okay. Anyone? और कोई? Yes. Divyanshu? Are you there? तो ऑनलाइन वाले बच्चे पानी पीने भी बहुत जाते हैं, तो जा सकते हैं। ओके, शिवानी आप कुछ बोलोगे? दिव्यांशु पानी पीने नहीं गए, वो तो आंसर दे रहे हैं। ड्यूटी इज पेबल ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ओके दिव्यांशु, मैंने डिफरेंस पूछा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टैक्स एंड ड्यूटी। ऐसा भी होता है कुछ लोगों के मन में इधर तक आ जाती है कि अब हम भी बोलें, तो हाँ, तो बोल सकते हैं। ये एग्जाम नहीं हो रहा है। यस प्लीज। ओके ओके, वो इंडिविजुअल पे लगता है, वो गुड्स पे लगता है। अच्छा, ओके। सो राज की बात ये, देयर इज अ नो डिफरेंस बिटवीन टैक्स एंड ड्यूटी में एग्जैक्टली कोई डिफरेंस होता ही नहीं है।
ठीक है, क्योंकि जैसे अभी हम एक बात बोलें कि टैक्स इनकम पे लगता है, ड्यूटी गुड्स पे लगती है, तो फिर गुड्स एंड सर्विस टैक्स भी तो गुड्स पे लगता है। ठीक है, तो एग्जैक्टली टैक्स एंड ड्यूटीज में कोई खास फर्क होता ही नहीं है, देयर इज अ नो डिफरेंस। कैसे? जैसे आपने देखा है कि घर में एक सबसे छोटा प्यारा गोल मटोल बच्चा होता है, तो प्यार से गोलू कहते हैं, उसका प्यार का नाम है गोलू, घर में सब उसको गोलू बुलाते हैं, तो वो गोलू हो जाता है। इसी तरीके से ड्यूटी गवर्नमेंट की गोलू है, मतलब ड्यूटी इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ टैक्स, बट गवर्नमेंट डिनोट्स इट एज अ ड्यूटी। ड्यूटी कुछ नहीं है, ड्यूटी इज अ काइंड ऑफ अ टैक्स, ड्यूटी भी एक तरीके का टैक्स ही है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर जगह पर गवर्नमेंट जब टैक्स लगा रही है तो गवर्नमेंट ने उस टैक्स को क्या नाम दे दिया? ड्यूटी। दैट्स इट। और दूसरी बात ये, क्या घर में हर बच्चे का नाम गोलू होता है? नहीं, जो प्यारे छोटे छोटे गोल मटोल बच्चे होते हैं उन्हीं को गोलू कहा जाता है। तो हर टैक्स को ड्यूटी नहीं कहा जाता, ओनली सम पर्टिकुलर काइंड ऑफ टैक्सेस आर देयर व्हिच कॉल्ड ड्यूटी। से फॉर एग्जांपल, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे जो टैक्स लगेगा उसे कस्टम ड्यूटी कहेंगे। इमूवेबल प्रॉपर्टी के बेचने और खरीदने पे जो टैक्स लगेगा दैट इज स्टैम्प ड्यूटी। गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई पे जो टैक्स लगेगा दिस गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इनकम पे जो टैक्स लगेगा वो इनकम टैक्स। एंटरटेनमेंट पे जो टैक्स लगेगा वो एंटरटेनमेंट। तो गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर टैक्स को ड्यूटी के नाम से डिनोट कर सकती है, बट इट इज नॉट अ थंब रूल कि गुड्स पे लगा तो वो ड्यूटी है, इनकम पे लगा तो वो टैक्स है, इंडिविजुअल पे लगा तो टैक्स है। इट्स नॉट लाइक। तो अगर हम सिंपल कंस्ट्रक्टिव सेंस में बात करें तो बोलूंगी ड्यूटी इज अ काइंड ऑफ टैक्स, बट टैक्स वर्ड हैज लार्जर स्कोप। लार्जर स्कोप का मतलब मोस्टली जब गवर्नमेंट टैक्स लगाती है तो वो टैक्स के नाम से ही उसे डिनोट करती है, ड्यूटी तो किसी किसी जगह पर टैक्स को नो डिफरेंस। ठीक है, तो ड्यूटी इज अ काइंड ऑफ अ टैक्स ओनली, मीन्स ड्यूटी इज ऑल्सो अ कंपल्सरी एक्सट्रॉशन ऑफ money which is paid under law. It is a compulsory contribution to the government enforced by law. सेम है, कोई फर्क नहीं है, लिख लीजिए। There is a no difference between tax and duties. मैंने बोला ना, घर में हर किसी बच्चे को प्यार से गोलू कहा जाता है, तो ये गवर्नमेंट की गोलू है, प्यार से नाम दे दिया। कभी बाइफरगेट करने के लिए, कभी स्पेसिफिकली आइडेंटिटी देने के लिए, दैट्स इट। और ऐसा कोई अदरवाइज आप सोचिए ना कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, लगा कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स शब्द बोलेंगे तो शायद ज्यादा अच्छा लगेगा, नहीं तो इसे गुड्स एंड सर्विस ड्यूटी भी तो बोल सकते। सर्विस पे कस्टम नहीं लगता, गुड्स पे कस्टम लगता है। अभी हम पढ़ेंगे, अब हम आगे यही सब कहानी सुनाने वाले हैं कि गुड्स पे कस्टम ड्यूटी लगती है। ठीक है, एग्जाम्पल, ड्यूटी का एग्जाम्पल, कस्टम ड्यूटी, स्टैम्प ड्यूटी, और इन टैक्स का तो आपको पता ही है, इट मे बी इनकम टैक्स, इट मे बी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। Clarity, anyone has any doubt? The students who have joined online, किसी को डाउट है? जी,
मोनिका, मेघा, मनीष? ओके, चलिए तो अब आगे बात करें। टैक्सेस एंड ड्यूटीज के बारे में हमने समझा, और कस्टम लॉ, आपको वो याद है अमरेंद्र बाहुबली ने तो 2 4 5 बार, कितनी बार बाहुबली देखी? मैंने भी एक ही बार। बाहुबली, ठीक है। बाहुबली में वो देवसेना थी ना, देवसेना कहा किस देश की रानी थी? राजकुमारी थी, रानी राजकुमारी। ये सेक्शन ए का हिस्सा नहीं है ना, नहीं तो मैं ऑप्शन देती आपको। नहीं याद है? अरे नहीं नहीं, कहां पहुंच गए? नहीं 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 नहीं, कुंतल, कुंतल देश, कुंतल देश, ठीक है। तो ये कुंतल देश की देवसेना और माहिष्मती, याद है? माहिष्मती की राजमाता वो कौन थी? शिवगामी देवी। देवसेना के बारे में नहीं पता, शिवगामी के बारे में पता है? ये शिवगामी देवी। तो शिवगामी देवी ने क्या किया था? वो माहिष्मती से कहां गई? कुंतल देश गई, ठीक है। क्यों गई थी? अपने बेटे के लिए देवसेना का हाथ मांगने गई थी, देवसेना का रिश्ता करने गई थी, ठीक है। और जब आपने देखा होगा मूवी में कि जब शिवगामी देवी देवसेना, कुंतल देश देवसेना के लिए जाती है, तो उनके पीछे बहुत बड़ी सेना होती है और बहुत सारे गिफ्ट्स होते हैं, ऐसे सोना चांदी, है ना, ऐसा मूवी में दिखाया भी गया था। ठीक, ऐसा क्यों था? बिकॉज इट वॉज अ रिचुअल, इट वॉज अ कस्टम, ये एक रीति रिवाज ट्रेडिशन हुआ करता था कि जब एक देश से दूसरे देश राजा या महाराजा जाया करते थे, ठीक है, तो वो क्या करते थे? अपने साथ कुछ गिफ्ट्स लेके जाते थे। अब उनके जाने का पर्पस डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। वो सुलह संधि करने जा सकते हैं, फ्रेंडशिप करने के लिए जा सकते हैं, वो किसी राजकुमारी का हाथ मांगने जा सकते हैं, वो बिजनेस करने के लिए जा सकते हैं, किसी भी पर्पस के लिए जाते हैं। लेकिन ये एक ट्रेडिशन, एक रिचुअल, एक कस्टम, एक रीति, एक रिवाज था कि जब एक देश से दूसरे देश जाया जाता था तो साथ में कुछ गिफ्ट्स लेके जाया जाता था, कुछ सामान लेके जाया। धीरे धीरे क्या हुआ? इस कस्टम को, इस ट्रेडिशन को, इस रिचुअल को लॉ के फॉर्म में फॉर्म कर दिया गया कि जब आप एक टेरिटरी से दूसरी टेरिटरी में जाएंगे, कुछ सामान लेके जाएंगे या वहां से कुछ सामान लाएंगे, तो अब आपको गिफ्ट नहीं देना पड़ेगा। ऐसा काम करने के लिए कुछ सामान ले जाना है या कुछ सामान लाना है, एक देश की टेरिटरी को क्रॉस करना है, दूसरे देश की टेरिटरी से जाना है, तो आपको इस कस्टम के ऊपर क्या देना पड़ेगा? एक टैक्स देना। कस्टम के ऊपर, एक देश से दूसरे देश सामान लाना या ले जाना, इस कस्टम के ऊपर आपको एक टैक्स देना पड़ेगा। और ये टैक्स क्या कहलाएगा? कस्टम ड्यूटी। तो ये दो देश के राजा एक दूसरे के यहां जाते थे, इस कस्टम को, इस ट्रेडिशन को एक लॉ के फॉर्म में फॉर्म कर दिया गया और इस काम के ऊपर एक टैक्स लगा दिया गया, जिसे क्या कहा गया? कस्टम। पर इंडिया में अगर कोई टैक्स लगाया जाएगा या कोई ड्यूटी लगाई जाएगी, तो इसके लिए रेलेवेंट कानून होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना ही चाहिए, क्योंकि बिना कानून के तो आप टैक्स वसूल नहीं कर सकते। तो कस्टम ड्यूटी लगाने के लिए जो कानून बना, तो क्या कहा गया? कस्टम। और इंडिया में दो तरीके के कस्टम लॉ हैं, या यूं कह दीजिए कस्टम लॉ में दो एक्ट कवर होते हैं। पहला एक्ट होता है कस्टम्स एक्ट 19
और दूसरा एक्ट कवर होता है कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1970। यहाँ पे दो लॉ पढ़ने वाले हैं, एक पढ़ेंगे कस्टम्स एक्ट 1962 एंड सेकेंड लॉ हम पढ़ेंगे कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975। इतना नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। कस्टम्स एक्ट 1962 किसको रेगुलेट करेगा? इंपोर्ट ऑफ गुड्स और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम इंडिया into India from India। देखिए, कस्टम्स एक्ट 1962 किसको रेगुलेट करेगा? इंपोर्ट ऑफ गुड्स इनटू इंडिया import of goods into India, export of goods from India। यानी इंडिया में कोई सामान लाएंगे, कोई गुड्स पर्टिकुलर, अब इस चीज पे फोकस करेंगे। कस्टम्स एक्ट 1962 को अट्रैक्ट होने के लिए दो घटनाएं होनी चाहिए, या तो क्या हो, इंपोर्ट ऑफ गुड्स इनटू इंडिया, यानी इंडिया में गुड्स को लाया जाए, या फिर इंडिया से गुड्स को ले जाया जाए। यानी कस्टम्स एक्ट लगने के लिए गुड्स का इंपोर्ट होना चाहिए या गुड्स का एक्सपोर्ट होना चाहिए। अगर गुड्स के इंपोर्ट या एक्सपोर्ट वाली घटना नहीं घटी, इफ इट डजंट हैपन, देन कस्टम्स एक्ट 1962 अट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो सारा कस्टम्स एक्ट 1962 किसके आगे पीछे चक्कर लगाएगा? इंपोर्ट ऑफ गुड्स इनटू इंडिया या फिर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम इंडिया। यानी इन दोनों घटनाओं के लिए जितने भी रूल्स हैं, सॉरी प्रोविजंस हैं, प्रोसीजर्स हैं, ठीक है, ये सारी बातें, ऑफेंसेस हैं, पेनल्टीज हैं, मतलब आपने कुछ गड़बड़ कर दी तो क्या होगा, ये सारी बातें कहां लिखी हुई है? कस्टम्स एक्ट 1960। फिर ये हमारे कस्टम टैरिफ एक्ट 1962 क्या करेंगे? ये पंडित जी है। क्या काम होता है पंडित जी का? और हाँ, बिल्कुल कुंडली देखना, और इसके अलावा शादी कराना, बहुत इंपॉर्टेंट काम है उनका। तो कस्टम टैरिफ एक्ट ना कस्टम लॉ के पंडित जी हैं। ठीक है, यहां पे पंडित जी दो काम करते हैं। क्या? बच्चे की नेम सेरेमनी, नेम सेरेमनी समझते हैं? हाँ, नामकरण करते, और हॉरोस्कोप, हॉरोस्कोप समझते हैं? हाँ, भविष्य बताते हैं, भविष्य बताते हैं, मतलब मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, मतलब बढ़ेगा या डूबेगा, क्या करना है, ये भविष्य बताते हैं। पंडित जी दो काम कर। अब यहां पे पंडित जी ये दो काम कैसे करेंगे? देखिए, आपने एक इंडिया में हजारों गुड्स इंपोर्ट होते हैं, इंडिया से हजारों गुड्स एक्सपोर्ट होते हैं। एक ही सामान को चाइना में कुछ और नाम से जाना जाता है, इंडिया में कुछ और नाम से जाना जाता है, जर्मनी में उसे कुछ और बोलते होंगे, यूएसए में कुछ और बोलते होंगे, होता है ऐसा। लेकिन जब इंपोर्ट या एक्सपोर्ट का कानून बनेगा तो एक हार्मोनाइज्ड नॉमिक्लेचर, नामकरण का सिस्टम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जैसे फॉर एग्जाम्पल, राजस्थान में आलू को आलू बोलते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में क्या बोलते हैं?
बटाटा। ठीक है, एक ही चीज के दो अलग अलग नाम हैं, लेकिन जब कानून बनेगा तो वहां पे कुछ हार्मोनाइज्ड एक ऐसा नाम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए कि सब उसे समझें। तो इंडिया में जब भी कोई गुड्स इंपोर्ट होता है या जब भी कोई गुड्स इंडिया से एक्सपोर्ट होता है, उसके लिए कस्टम टैरिफ एक्ट एक कोड देता है। ये कोड होता है 8 डिजिट। कितने डिजिट का? 8 डिजिट का कोई कोड होता है। यानी कस्टम लॉ की नजरों में आलू को आलू नहीं बोलेंगे, कुर्सी को कुर्सी नहीं बोलेंगे, लैपटॉप को लैपटॉप नहीं बोलेंगे। हर गुड्स के लिए एक 8 डिजिट का कोड डिसाइडेड है, जिसे क्या कहा जाता है? कस्टम टैरिफ हेडिंग। क्या कहा जाता है? कस्टम टैरिफ हेडिंग। ये कस्टम टैरिफ हेडिंग क्या है? 8 डिजिट का एक कोड है। अब कोई भी गुड्स इंडिया में इंपोर्ट हुआ या कोई भी गुड्स इंडिया से एक्सपोर्ट हुआ, उसके ऊपर कितनी ड्यूटी लगेगी? कितनी ड्यूटी मतलब 10% ड्यूटी लगनी है, 20% लगनी है, 50% लगनी है, ये रेट ऑफ ड्यूटी भी कौन बताएगा? कस्टम टैरिफ एक्ट बताएगा। यानी जब भी कोई गुड्स इंडिया में इंपोर्ट होगा या इंडिया से एक्सपोर्ट होगा, तो कस्टम टैरिफ एक्ट इस तरीके से चीजों को डिफाइन करेगा। गुड का नेम के सामने क्या लिखा होगा? कस्टम टैरिफ हेडिंग के बाद क्या लिखी होगी? रेट ऑफ ड्यूटी, या तो परसेंटेज में होगी या फिर पर यूनिट। यानी कस्टम टैरिफ एक्ट हमें यह बताता है, नाम, कस्टम टैरिफ हेडिंग के आगे जो रेट ऑफ, यानी पंडित जी है, पंडित जी ने क्या बताया? टैरिफ हेडिंग, किस कोड से उस गुड्स को जाना जाएगा। और क्या बताया? भविष्य क्या होगा? 0 ड्यूटी लगेगी, 10% लगेगी, 15% लगेगी, 30% लगेगी। यानी रेट ऑफ ड्यूटी कहां गिवन होती है? कस्टम टैरिफ एक्ट में। किसी भी आइटम को डिनोट करने का कोड कहां गिवन होता है? कस्टम टैरिफ एक्ट में, 1975। इतनी बात नोट कर लीजिए, जैसे जैसा मैंने लिखा आप भी लिख लीजिए। कस्टम टैरिफ हेडिंग, इट्स 8 डिजिट कोड। ये 8 डिजिट याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जा सकता है। कस्टम टैरिफ हेडिंग कितने डिजिट का होता है? 8 डिजिट का होता है। और रेट ऑफ ड्यूटी, रेट ऑफ ड्यूटी कभी हमें याद नहीं रखनी होती, हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगी कि किस प्रोडक्ट पे क्या रेट ऑफ ड्यूटी लगनी है, कि उसके लिए हमें चिंता नहीं करनी है। तो दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ अ कस्टम लॉ, कि कस्टम्स एक्ट होता है, कस्टम टैरिफ एक्ट होता है ना। ये दोनों हमें पढ़ने हैं यहां पर। जब नोट करेंगे तो मुझे बताएंगे कि नोटेड। पूनिया सर की क्लास थोड़ी लेट है तो हम एक्सटेंड करेंगे, बाकी तो थर्ड मतलब फोन पे टाइम देखने से वही दिखेगा 1:44 है ना। ऐसे होते ना अपन, मतलब चेहरे पे चिंता झलक जाती है। नोटेड। अच्छा, आपने को ये, मेरी ड्राइंग खराब है तो मैं ऐसा ही बना देती हूँ। ये इंडिया, ठीक है, हाँ, चित्र पे नहीं जाएंगे, भावनाओं को समझेंगे। ये इंडिया है, ओके। अब इंडिया 3 तरफ पानी से घिरा हुआ है। थ्री एरियाज, लाइक 3 साइड्स आर कवर्ड बाय वाटर। इंडिया में यही सिस्टम है।
अब इंडिया में अगर कोई चीज हम इंपोर्ट करें या इंडिया से हम कुछ एक्सपोर्ट करें, इंपोर्ट मतलब लाना, एक्सपोर्ट मतलब ले जाना, किसको लाएंगे और ले जाएंगे? गुड्स, गुड्स, केवल और केवल गुड्स, ठीक है, गुड्स, गुड्स को लाएंगे और ले जाएंगे। क्या क्या तरीके हो सकते हैं गुड्स को लाना और ले जाना? या हाँ, मतलब सी के थ्रू हो सकता है और एयर के थ्रू हो सकता है और हाँ, रोड, लैंड के थ्रू हो सकता है, ट्रेन भी हो सकती है जो लैंड एडजॉइनिंग कंट्रीज हैं, या फिर अदरवाइज। ठीक, सी, जब सी के थ्रू कोई सामान आएगा या यहां से लेके जाया जाएगा तो हमें कन्वेंस चाहिएगा या नहीं चाहिएगा? अभी हनुमान जी तो है नहीं जो ऐसे उठा के ले जाएंगे, कन्वेंस चाहिएगा। तो वेसल, एयर के थ्रू होगा तो एयरक्राफ्ट, और रोड के थ्रू होगा तो ट्रक और ट्रेन। ट्रांसपोर्ट यही तरीका है सामान को लाने का और यहां से सामान को लेकर जाने का। अब एक बात बताइए कि जब भी कोई, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी पड़ोसी के घर में जाते हैं, ठीक, तो ऐसे ड्राइंग रूम की डोरबेल, आपको मम्मी ने बोला कि लो भाई ऐसे चलो कल नवमी आने वाली है, प्रसाद देके आ जाओ, तो सामने वाली पड़ोस वाली आंटी को प्रसाद देने जाएंगे तो ड्राइंग रूम की डोरबेल बजाएंगे या छत पे जाएंगे, फिर वहां से जाके झांकेंगे पीछे की खिड़की खुली है कि नहीं, फिर जंप लगाएंगे और फिर खिड़की से कूद के अंदर जाएंगे, बेल बजा के जाएंगे। और कुछ एडवेंचरस लोग होते हैं, बोले ऐसे तो सभी जाते हैं, मैं आम नहीं हूं, मैं खास हूं, मैं तो छत पे जाऊंगा, फिर जंप लगाऊंगा, फिर खिड़की से अंदर जाऊंगा। क्या सोचेगी आंटी आपके बारे में? आप चोर हो, है ना, प्रसाद देने नहीं आए हो, आप चोर हो, यानी कायदे में फायदा है, तरीके से अंदर जाना है। इसी तरीके से इंडिया में 3 तरफ पानी है, आप अपना वेसल लेके किधर से भी घुस जाओ इंडिया में, चलेगा? चलेगा, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो फिर भारत सरकार आपको क्या समझेगी? स्मगलर। क्या समझेगी? स्मगलर। ये स्मगलिंग वर्ड बहुत सुनते हैं मूवीज में और ये सब। सिंपली व्हाट इज दैट? अनऑथोराइज्ड रूट से इंडिया में सामान को लाना या अनऑथोराइज्ड रूट से सामान को लेकर जाना, सिंपली दैट इज स्मगलिंग। इसके अलावा स्मगलिंग का मतलब कस्टम लॉ में कुछ। तो ऑथोराइज्ड रूट क्या होते हैं? ऑथोराइज्ड रूट मतलब कोई गली नंबर 15 या 14 बनी होती है या ड्राइंग रूम की डोरबेल होती है? नहीं, क्या बने होते हैं? सी पोर्ट, एयरपोर्ट, वेसल, जहाज, मतलब कमर्शियल टर्म्स में वेसल बोला जाता है, अदरवाइज हम शिप बोलते ही हैं, ठीक। और लैंड कस्टम स्टेशन, है ना। तो इंडिया में किस पॉइंट से अंदर जाना है और किस पॉइंट से बाहर आना है, उसके लिए पोर्ट बने हैं। यानी आपको सी पोर्ट वाले रास्ते से ही घुसना है और वहीं से निकलना है। इधर उधर कहीं का भी पतली गली पकड़ी तो क्या मानेंगे? स्मगलिंग। दिस इज कॉल्ड ऑथोराइज्ड रूट। ने क्या कहा जाता है? ऑथोराइज्ड। हाँ, बट ऐसा मतलब वहां पर भी जब आप टेरिटरी क्रॉस करते हो ना, एक जगह की एक टेरिटरी क्रॉस करके, देयर आर सम कस्टम लॉज, वो लगते ही हैं। कि अभी आपको एक लाइव एग्जांपल बताऊंगी इसका। दिस हैपेंड विद मी, अस आल्सो। थोड़ा सा कंटेंट एक बार खत्म करके फिर बताती हूँ। तो आने या जाने का रास्ता सी हो सकता है, एयर हो सकता है, लैंड हो सकता है, वेसल, एयरक्राफ्ट, ट्रक हो सकता है। उसके लिए बने होते हैं सी पोर्ट, एयरपोर्ट, लैंड कस्टम स्टेशन। तो नया शब्द आपको ने सुना वो कौन सा? लैंड कस्टम स्टेशन बने होते हैं। यानी पाकिस्तान जाना है रोड से तो बीच में क्या आएगा?
लैंड कस्टम स्टेशन, और वो इधर उधर से सुरंग से निकल गए तो क्या बोलेंगे आपको? स्मगलर या टेररिस्ट। ठीक, तो दिस इज ऑथराइज्ड। और जब आप ऑथराइज्ड रूट से सामान को लाओगे या ले जाओगे तो आपको क्या पे करनी पड़ेगी? कस्टम ड्यूटी। क्योंकि इधर उधर से पतली गली पकड़ने का लॉजिक ही क्या है, इंटेंशन क्या है? कस्टम ड्यूटी पे नहीं करनी है। अगर कस्टम ड्यूटी पे करनी है तब तो ऑथराइज रूट से ही जाना है। तो दिस इज एन ओवरऑल स्ट्रक्चर कि कैसे कस्टम रेगुलेट होता है। बहुत सिंपल शब्दों में अगर मैं कस्टम को बोलूं तो ये ऐसे डिफाइन करेंगे, जब भी इंडिया में कोई गुड्स इंपोर्ट हो या जब भी इंडिया से कोई गुड्स एक्सपोर्ट हो, उसको कस्टम लॉ रेगुलेट करेगा। और कस्टम लॉ रेगुलेट करेगा, इस बात का क्या मतलब है? इंपोर्ट करोगे तो कस्टम ड्यूटी का पेमेंट करना पड़ेगा, और एक्सपोर्ट करोगे तो कस्टम ड्यूटी लगेगी अगर गवर्नमेंट बोलेगी, अदरवाइज एक्सपोर्ट्स पे कस्टम ड्यूटी न के बराबर लगती। रीजन, इंडिया एक्सपोर्ट को प्रमोट करना चाहती है, कारण फॉरेन एक्सचेंज आती है, एक्सपोर्टर्स को गवर्नमेंट वेव ऑफ करती है ड्यूटी, रेयरेस्ट रेयर केस लगाएगी, अदरवाइज लगाएगी। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। और नाम लिख रही हूं, आगे इस बारे में और डिटेल में भी बात होगी, बट एक नाम लिख लीजिए। इन सी पोर्ट को, एयरपोर्ट को, लैंड कस्टम स्टेशन को कस्टम लॉ के शब्दों में कहा जाता है कस्टम स्टेशन। तो इन तीनों को कहा जाता, जस्ट कस्टम स्टेशन, ये सब कस्टम स्टेशन है। ये लैंड कस्टम स्टेशन होता है जो कंट्रीज इंडिया से लैंडलॉक्ड होती हैं, जैसे नेपाल हो गया, भूटान हो गया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। हाँ, इनके बॉर्डर पे लैंड कस्टम स्टेशन बने होते जहां कस्टम ऑफिसर्स बैठे रहते।